Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Sales Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic Objectives of Sales Management. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सेल्स मैनेजमेंट के क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। बेसिक पॉइंट्स से देखा जाए तो इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। बेसिकली क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ये 3? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इसका, दैट इज इंक्रीजिंग सेल्स वॉल्यूम, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स वॉल्यूम को लगातार इंक्रीज करना। सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव इज कंट्रीब्यूटिंग टू कंपनी प्रॉफिट्स, यानी कि लगातार कंपनी के प्रॉफिट को इंक्रीज करना, उसमें ऐड करते चले जाना। और तीसरा है इसके अंदर, दैट इज लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को एंश्योर करना। दीज आर द 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट. Sales management has over the years assumed broader significance as in addition to the management of personal selling. That's why the main objectives of sales management can be discussed as follows. यानी कि हम over the years की बात करें तो इन over the years में sales management ने अपना एक important role play किया है। यानी कि एक तरफ अगर हम बात करें पर्सनल सेलिंग की, तो पर्सनल सेलिंग के कंपैरिजन में सेल्स मैनेजमेंट ने अपनी ग्रेटर इंपॉर्टेंस को रिप्रेजेंट किया है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए और 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए सेल्स मैनेजमेंट के हम कुछ और ऑब्जेक्टिव्स यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज एस्टेब्लिशिंग द डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है वो प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्शन पॉइंट पर गुड्स का प्रोडक्शन करती है तो प्रोडक्शन पॉइंट और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट या कंज्यूमर पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है और गुड्स को कस्टमर पॉइंट तक अवेलेबल कराने के लिए एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप होना ज़रूरी है। ये जो बेसिक फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन का, this is made possible by the sales organization within the organization, क्योंकि ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक फंक्शन होता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। यानी कि जो भी फर्म की हम बात कर रहे हैं, जिस किसी भी फर्म की बात कर रहे हैं, उसके द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड किए जा रहे हैं या ट्रेडिंग की जा रही है उनकी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स, ये किसी भी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक फंक्शन होता है। जो सेल्स मैनेजमेंट है इसकी टास्क होती है कि इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सेटअप करना होता है जिससे कि कोई भी फर्म अपने सेल्स फंक्शन को प्रॉपर्ली एकम्प्लिश कर सके। जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप की, तो डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप के रिलेशन में डिफरेंट ऑप्शंस फॉलो किए जा सकते हैं और उसके बेसिस पर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप को सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेटअप किया जा सकता है। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, सेलिंग थ्रू द फैक्ट्री आउटलेट ओनली, यानी कि कुछ प्रोडक्ट के ये डिपेंड करता है कि कंपनी किस टाइप के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है। अगर कंपनी के द्वारा प्रोडक्ट इस तरह से प्रोड्यूस किया जा रहा है जिसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फैक्ट्री आउटलेट से पॉसिबल है, तो उस केस में इस ऑप्शन को फॉलो किया जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन इज सेलिंग थ्रू द ब्रांच ऑफिसेस। क्या करती है इसमें ऑर्गेनाइजेशंस अपनी ब्रांच ऑफिसेस अलग अलग प्लेसेस पर, डिफरेंट या डिस्टिंक्टिव प्लेसेस पर अपने ब्रांच ऑफिसेस को सेटअप करती है और जो प्रोडक्ट्स हैं वो इन ब्रांच ऑफिसेस के थ्रू सेल किए जाते हैं। ये दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन रहता है इसके अंदर सेलिंग थ्रू सेलेक्टिव रीजन्स और द एंटायर कंट्री। कोई भी फर्म है वो कुछ पर्टिकुलर रीजन्स को सेलेक्ट कर सकती है। मान लीजिए कि मैं इंडिया को अगर 4 रीजन में डिवाइड कर दूँ, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, साउदर्न रीजन और नॉर्दर्न रीजन, और मान लीजिए कोई फर्म है जो केवल ईस्टर्न रीजन में अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहती है या फिर ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन में सेल करना चाहती है, तो सेलेक्टिव रीजन्स में सेल करना चाहती है या फिर वो एंटायर कंट्री में सेल करना चाहती है, इसके अकॉर्डिंग भी उसको अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप के बारे में डिसाइड करना होता है। चौथा ऑप्शन है इसके अंदर, दैट इज सेलिंग थ्रू वन डिस्ट्रीब्यूटर और मल्टी डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स। एक ही पर्टिकुलर प्लेस पर वो केवल एक ही डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट कर सकती है या फिर वो मल्टी डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी अपॉइंट कर सकती है, ये भी उसके पास एक ऑप्शन रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज सेलिंग थ्रू कंपनी ओन्ड शोरूम्स। जैसे आपने सुना होगा एक्सक्लूसिव शोरूम्स, कंपनी क्या करती है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अलग अलग प्लेसेस पर या डिफरेंट सिटीज़ में अपने एक्सक्लूसिव शोरूम्स ओपन करती हैं और इन एक्सक्लूसिव शोरूम्स के थ्रू प्रोडक्ट को सेल
किया जाता है। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप का एक तरीका हो सकता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज द सेलिंग थ्रू द डीलर, रिटेलर्स, स्टॉकिस्ट एट रूरल ऑब्लिक अर्बन मार्केट्स। यानी कि अगर मैं कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर रूरल और अर्बन मार्केट की बात करूं तो यहाँ एक ट्रेडिशनल पैटर्न को फॉलो करके भी एक डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप तैयार किया जा सकता है, जिसमें डीलर्स, रिटेलर्स, स्टॉकिस्ट इन सबको मेंटेन किया जाता है और इनके थ्रू मार्केट में प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जिनको फॉलो करके जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन पर्पज रहता है डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप को प्रिपेयर करना। ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड, दैट इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स। जब हम सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, उसके मेन फंक्शन की बात करते हैं, तो उसमें जो सेकंड मेन फंक्शन है वो है सेल्स को मैक्सिमाइज करना। क्योंकि है क्या, जब सेल्स मैनेजमेंट एफिशिएंट होगी तो इसके बेसिस पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगी, वो अपनी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड को लगातार इंक्रीज करती चली जाएगी। लेकिन ये किस पर डिपेंड करता है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि सेल्स मैनेजमेंट जितना एफिशिएंटली फंक्शंस या सेल्स फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को सेल किया जा सकेगा और सेल्स के मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किया जा सकेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होता है कि जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं वो कभी भी आइडल नहीं रहती हैं और उनको फुल लेवल पर प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा सकता है। तो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को फुल लेवल पर यूटिलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स को मैक्सिमाइज करना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। थर्ड वन इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। सेल्स को मैक्सिमाइज करना ये एक अलग पॉइंट है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना ये दूसरा पॉइंट है। यानी कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेल्स मैनेजमेंट to ensure that products are sold at a price that realizes more profits for the organization। यानी कि प्रोडक्ट को ऐसे प्राइस पर सेल किया जाना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को जनरेट किया जा सके, क्योंकि जब रेवेन्यू ज़्यादा होगा तब प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक पॉइंट और आता है, जो प्रॉफिट है वो रेवेन्यू और कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद रियलाइज होता है। यानी कि रेवेन्यू को तो इंक्रीज करना है, लेकिन इसके साथ साथ जो उसमें कॉस्ट इनकर हो रही है या जो एक्सपेंसेस इनकर्ड हो रहे हैं सेल को मैक्सिमाइज करने में, उनको भी हमें कंट्रोल करना होगा। तो इसका मतलब जो सेल्स मैनेजमेंट है वो क्या करता है, सेल्स को मैक्सिमाइज इस तरीके से करता है जिससे कि जो एक्सपेंसेस उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको प्रॉपरली कंट्रोल किया जा सके और इसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को मैक्सिमम लेवल तक ले जाया जा सके। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेल्स मैनेजमेंट। फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज इंक्रीज ऑफ मार्केट शेयर। यानी कि मार्केट शेयर को इंक्रीज करना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। जब हम ब्रांड इक्विटी और उसके प्लेसमेंट की बात करते हैं किसी प्रोडक्ट के रेफरेंस में, तो ये एक सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होती है। किसके रिलेशन में, कि आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट के कितने प्राइस चार्ज कर सकते हो। प्राइस डिसाइड करने हैं प्रोडक्ट के, तो प्रोडक्ट के प्राइस इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपकी ब्रांड इक्विटी क्या है और उसका प्लेसमेंट किस तरीके से किया गया है। उसके बेसिस पर आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को रियलाइज कर सकते हो। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि एक कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस में सेल कर रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हायर मार्केट शेयर को अटेन कर सके। लेकिन अगर किसी कंपनी के पास हायर मार्केट शेयर है तो उसके बेसिस पर वो अपने प्रॉफिट रेवेन्यू को मैक्सिमम लेवल तक ले जा सकती है, अपने प्राइस को ज़्यादा से ज़्यादा डिसाइड भी कर सकती है। अब ये काम किसका है, दिस इज द वर्किंग ऑफ द सेल्स मैनेजमेंट to ensure that the sales grow to a respectable level and the growth in demand for their product is always a step ahead of the natural industrial growth। यानी कि जैसे जैसे इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही हो उसके अकॉर्डिंग उससे एक कदम आगे जाके प्रोडक्ट की डिमांड लगातार इंक्रीज हो रही हो, उसमें लगातार ग्रोथ हो रही हो और एक रेस्पेक्टेबल लेवल
से ये सेल्स ग्रो होनी चाहिए, इसको एंश्योर करने की जिम्मेदारी किसकी रहती है? दिस इज ऑफ द सेल्स मैनेजमेंट। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स मैनेजमेंट एंड दिस इज द मार्केट लीडरशिप। With increased sales volumes and profits, sales management enables an organization to become the market leader. Market leader कब बनेगा? कोई भी पर्टिकुलर फर्म है वो मार्केट लीडर कब बन सकती है? जब उसके सेल्स वॉल्यूम और प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हो, उसका मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा हो। तो जब सेल्स मैनेजमेंट कामयाब हो पाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करने में, उसके प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने में और उसके मार्केट शेयर को इंक्रीज करने में, तो ऑटोमेटिकली वो जो ये फर्म है वो भी क्या बन जाती है? मार्केट लीडर के रोल को प्ले करने लग जाती है एक टाइम के बाद। तो ये काम भी किसका रहता है? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेल्स मैनेजमेंट टू मेक एनी ऑफ द फर्म अ मार्केट लीडर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, कन्वर्टिंग प्रोस्पेक्ट्स टू कंज्यूमर्स। सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या रहता है सेल्स एग्जीक्यूटिव्स का या सेल्स मैनेजर का? कि जो भी प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स हैं उनको प्रॉपर कंज्यूमर्स में कन्वर्ट करना। गेटिंग प्रोस्पेक्ट्स टू बिकम कस्टमर इज एन आर्ट एंड अ साइंस। इट रिक्वायर्ड गुड प्लानिंग एंड सस्टेन्ड एफर्ट्स। दिस इज अकम्प्लिश्ड थ्रू सेल्स मैनेजमेंट। कुल मिला के प्रोस्पेक्ट्स को कस्टमर में कन्वर्ट करना ये क्या है? एक तरीके की ये भी एक आर्ट भी है और ये एक साइंस भी है। जब तक आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, जब तक आप सस्टेन्ड एफर्ट्स को फॉलो नहीं करते हो, तब तक आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को कस्टमर्स में या कंज्यूमर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और ये जो टास्क है प्रोस्पेक्ट्स को कंज्यूमर्स में कन्वर्ट करने की, दैट इज अकम्प्लिश्ड बाय द सेल्स मैनेजमेंट। ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स मैनेजमेंट का कि उसे प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स को या प्रोस्पेक्टिव्स को प्रॉपर कंज्यूमर्स में कन्वर्ट करना ही करना है। द सेवेंथ वन इज द मोटिवेटिंग द सेल्स फोर्स। जब मैं सेलिंग की बात करता हूं तो ये एक बहुत स्ट्रेसफुल टास्क होती है। कंपनी के अंदर जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं या सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी काम करने वाले पर्सन्स होते हैं, जब उन्हें कंपनी के प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स में या प्रोस्पेक्टिव्स में सेल करना होता है और प्रोस्पेक्टिव्स को कंज्यूमर्स में कन्वर्ट करना होता है, तो इसमें इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होता है। तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। और जब स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है तो स्ट्रेस के साथ में अगर किसी भी पर्टिकुलर वर्क को फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली वो वर्क आपका प्रॉपरली कंप्लीट नहीं होगा। तो स्ट्रेस के साथ साथ जो मोटिवेशन लेवल है वो भी कम होना शुरू हो जाता है और सेल्स टारगेट को अचीव करना एक तरीके से बहुत टिपिकल हो जाता है। यानी कि जो सेल्स मैनेजमेंट है, सेल्स मैनेजमेंट की ये टास्क रहती है कि उसको ये एंश्योर करना होता है कि जो सेल्स फोर्स है वो कॉन्टिन्यूसली मोटिवेटेड होनी चाहिए और इसके लिए उन्हें प्रॉपर इंसेंटिव्स अनाउंस करने होते हैं और एक रिवॉर्ड सिस्टम को प्रॉपरली इंस्टॉल करना होता है। तो जब सेल्स मैनेजमेंट इंसेंटिव स्कीम्स और रिवॉर्ड सिस्टम को अनाउंस करता है तो उसके थ्रू जो सेल्स फोर्स है वो मोटिवेटेड अपने आप को फील करती है और उस मोटिवेशन फोर्स के बेसिस पर वो इस स्ट्रेसफुल टास्क को भी इजी वे में अचीव कर पाती है। तो कुल मिला के सेल्स फोर्स को मोटिवेट करना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टास्क ऑफ द सेल्स मैनेजमेंट। एंड द लास्ट वन इज द कॉम्प्लीमेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज। सेल्स मैनेजमेंट टास्क इज टू सपोर्ट द मार्केटिंग फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री है। जब मैं सेल्स की बात करता हूँ, सेल्स मैनेजमेंट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो एक तरीके से मार्केटिंग एक्टिविटीज के कॉम्प्लीमेंट्री की तरह वर्कआउट करती है सेल्स मैनेजमेंट और ये कुल मिला के मार्केटिंग फंक्शंस को प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करती है। मार्केटिंग और सेल्स एक साथ वर्कआउट करते हैं, यानी कि आपको जो भी रिजल्ट्स जो भी आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, उन डिजायर्ड रिजल्ट्स को अगर आपको अचीव करना है तो उसके लिए मार्केटिंग और सेल्स दोनों को पैरेलली वर्कआउट करना होगा। तो एक तरीके से जो सेल्स है वो मार्केटिंग फंक्शन को प्रॉपरली सपोर्ट करता है। तो ये सेल्स मैनेजमेंट टास्क है कि वो अपने फंक्शंस को इस तरीके से परफॉर्म करे जिससे कि पैरेलल वे में वो मार्केटिंग फंक्शन के साथ में प्रॉपरली वर्कआउट कर सके। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट objectives of sales management. Thank you.